बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाशीज खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, यकीनी तौर पर आज का सबसे ज़्यादा बहस तलब मौजू जिस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, बात हो रही है, वो है मिनी बजट में क्या कुछ होने जा रहा है। और आपने देखा आज क्या शोर शराबा रहा असम्बली में, किस तरह की सूरत हाल रही। इस वक्त मेन पॉइंट मुद्दा जो था वो यही था कि क्या हुकूमत इन्फ्लेशन को उसका जो जोर है उसको कम कर पाएगी। लेकिन इन्फ्लेशन कम नहीं हुई, इसके बावजूद 350 अरब तक की जो टैक्स छूट दी गई थी मुख्तलिफ, चाहे वो फूड के हवाले से हो, चाहे वो दूध के हवाले से हो, चाहे वो गाड़ियों के हवाले से हो, चाहे मोबाइल फोन्स के हवाले से हो, लग्जरी आइटम्स, ओवरऑल तकरीबन एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो हुकूमत ने बचाने की कोशिश की है। और उसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट है यकीनी तौर पे वो आवाम के ऊपर ही पड़ेगा। जैसे ही मेरे मेहमान ज्वाइन करेंगे मैं उनकी तरफ बढ़ूंगा। ऑफकोर्स मैंने कोशिश की है कि मुख्तलिफ जमातों से और ख़ासतौर पर जो एनालिस्ट हैं वो इस पर बात करें। और अच्छा, कुछ चीजें जो हैं वो शायद हुकूमत के बस से बाहर निकल चुकी हैं। बिकॉज आईएमएफ की जब हम बात कर रहे थे और स्टेट बैंक को जब से ऑटोनोमस बॉडी करार दिया गया था तो ये बात भी पता चल गई थी कि जो टैक्स छूट है वो अब नहीं मिलेगी, क्योंकि शायद आईएमएफ की तरफ से ही इस तरह का एक मिनी बजट लाने का कहा गया। ये बातें थी जो इससे पहले मंजर-ए-आम पर आ रही थी। अब लेट्स सी कि इसमें आईएमएफ का कितना रोल है, स्टेट बैंक का कितना रोल है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा है कि मॉनेटरी पॉलिसी भी आई थी जिसमें शरह सूद का इजाफा भी कर दिया गया था। अब करंट इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या इसमें जो एग्जैक्ट जो फिगर्स जो है वो मुझे आवाज नहीं आ रही, प्लीज बताइएगा। ठीक है, यूसुफ दादिया साहब लाइन पर है, मैं पहले मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ दादिया साहब। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाई करेंगे आप। यूसुफ साहब, आज के मिनी बजट को आप कैसे देखते हैं? बहुत शोर शराबा हुआ, काफी सूरत हाल खराब रही। ऑलरेडी आपके ऊपर इन्फ्लेशन के बारे में कहा जाता है कि इन्फ्लेशन इतना इस हुकूमत में ज्यादा हो गया है कि कोई और वजह ना भी बनी तो शायद अगली दफा आप इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से शायद इलेक्शन हार जाएं। सारी आपकी मकबूलियत सब कुछ एक तरफ। तो इस मिनी बजट को लाना मजबूरी थी, आईएमएफ की तरफ से कहा गया था, या आप खुद कुछ रेक्टिफाइंग मेजर्स कर रहे हैं कि शायद जिसका इंपैक्ट आपको लगता है कि आपके अगले 2 साल पे अच्छा पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। जी वालेकुम सलाम। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें, एक तो जो महंगाई है और जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, आपको पता है 2018 से जब हुकूमत संभाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो हम अपने बेड डेप्स और जितनी भी चीजें हैं उसको लेके चल रहे हैं जिस हालात में मुल्क हमें मिला था। तो ये एक लंबी डिबेट हो जाएगी और आपके इस कॉन्टेक्स्ट से मैं हट जाऊंगा। ठीक है, अभी इस बजट को कैसे देखते? जी, आज का जो 343 अरब का जो जिमनी मालियाती सप्लीमेंट्री जो फाइनेंशियल आज बिल आया है, ये इसमें जो तजावीज हैं, जो प्रोपोजल्स हैं, तो इसको अगर आप देखें, इससे पहले जो शोर उठाया था अपोजिशन ने कि जी गरीब आदमी मजीद मर जाएगा या उसके हवाले से, तो मैं उसके कुछ चीजें आपके सामने रखता हूँ आपके लिए और आपके व्यूवर्स के लिए, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि इसमें गरीब के ऊपर कितना आया। और ये बेसिकली जो है वो इम्पोर्टेड आइटम्स, लग्जरी आइटम्स, और जो पैसा यानी कि साहिब हैसियत जो लोग हैं, ये असल में उनके हवाले से। तो उसमें जीरो रेटेड जो इंडस्ट्रीज थी उनके जो 6 आइटम जिसपे कुछ टैक्सेस की छूट। किन आइटम्स की बात कर रहे हैं आप चेक कीजिएगा, मैं आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ यूसुफ साहब की। यूसुफ साहब क्या आप मेरे साथ हैं? ठीक है, यूसुफ साहब को दोबारा कनेक्ट कीजिएगा। आई थिंक देयर इज सम कनेक्टिविटी इशू। नदीम मौलवी भाई जब ज्वाइन करें तो मुझे बताइएगा, उनका बड़ा मैं तजिया लेना चाहूँगा, बिकॉज इससे पहले लास्ट प्रोग्राम में नदीम भाई हमारे साथ थे जब हमने बजट के ऊपर प्रोग्राम किया था। मिर्जा साहब हमारे साथ, मिर्जा इकबाल भाई साहब, तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें की थी, तो वो मैं नदीम भाई से कुछ जानना चाहूँगा। लग्जरी आइटम्स, अभी जो मैं बात सुनी यूसुफ भाई की, तो वो कहते हैं लग्जरी आइटम्स की तरफ ज़्यादातर जो है वो रुझान है इस तरफ का। जी जी यूसुफ भाई प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा। सॉरी, अच्छा मैं कह रहा था कि जो इम्पोर्टेड दूध और इम्पोर्टेड जो कुछ आइटम्स थे उसके ऊपर जो है 59 जो इम्पोर्टेड फूड्स आइटम थी उन पे टैक्स की जो तजावीज है, जिससे 215 अरब रुपए का बोझ जो है वो गवर्नमेंट पे आता था, उसके ऊपर जो है वो टैक्सेस की तजवीज है। इसी तरह बेकरी आइटम और पावर सेक्टर के लिए जो इम्पोर्टेड मशीनरी थी उस पर जो टैक्स की जो एग्जेम्पशन थी उसको खत्म करने की बात हुई है। इम्पोर्टेड मोबाइल फोन जो है उस पर
17% टैक्स की तजावीज़ है। गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन फीस है एडवांस टैक्स, उसमें 100% इजाफे की तजवीज़ है। 1000 सीसी गाड़ियों पर जो है वो 100% फेडरल एक्साइज ड्यूटी की तजवीज़ है। मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स पे जो है 10% से टैक्स बढ़ाकर 17% करने की तजवीज़ है। इसी तरह बैटरी पर 12 से 17% और इसी तरह ड्यूटी फ्री शॉप्स पर 17%। चलें सर, ये तो पता है ना, ये तो उसमें डिटेल आ गया, लेकिन ये इतना क्यों इजाफा, क्यों, अच्छा, क्या वजह क्या है? आसिफ भाई, मैं आपको ये इसलिए बता रहा था कि देखें, इसमें कोई एक आइटम ऐसी नहीं है जिससे गरीब के ऊपर कोई बोझ सर, पड़ता गरीब हो। ये आइटम भी यूज कर तमाम के सकते हैं, मतलब तमाम। गरीब को बिल्कुल ही आपने गरीब ही रहने देना है, इन आइटम्स तक नहीं पहुंचने नहीं 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 देना आपने। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ना करे। देखें, गरीब के हवाले से भी मैं बात करूंगा। एक जो है ना वो देखें, गाड़ियों के हवाले से मैं कह रहा था आपको कि गाड़ियों को 17%। अब गाड़ी है या ये जो इम्पोर्टेड जो आइटम्स हैं, ये डेफिनेटली हमारे मुल्क में बेचारे गरीब इस हालत में नहीं है कि ये इन चीजों से जो है ना वो तो सर, आपको तो पॉलिसीज ऐसी करनी चाहिए कि वो गरीब ले सके, कि भाई हमने पीटीआई के दौर में गाड़ी खरीदी पहली दफा, वो ये बातें करें। आप उनसे और पहुंच से दूर कर रहे हैं सर ऐसी चीजों को। अच्छा, गरीब की पहुंच से दूर नहीं कर रहे। एक जो वो बिला वजह का शोर होता है ना, देखे चीनी जो है वो मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, 115-20 या 150 तक जो गई, आज वो 80-85 रुपए पे हो गई है, तो कोई उसको हाईलाइट नहीं कर रहा कि जी वो कम हो गई। तो सर अपनी रेट पे आ गई ना, इसी तो तरह 30-40 पे आ जाएगी तो हाईलाइट भी कर देंगे, बहुत सस्ती कर दी पीटीआई ने, फिर देखें कैसी हाईलाइट होती है। नहीं सस्ती नहीं आसिफ भाई, मैं सस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो एक चीज चली गई थी, उसको दोबारा रिकवर किया, रिस्टोर किया ना। इस तरह जो है कारों की जो इंडस्ट्री है, उसके अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर देखें तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ी है, कारों की बूम आया, ठीक है, प्रोडक्शन है वो बूम हुई है। टेक्सटाइल सेक्टर पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जब से पाकिस्तान 73 में जब जो एशिया का टाइगर था, उस वक्त के बाद अब जाके टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है वो दोबारा रिस्टोर हो रही है। इसी तरह गंदम और कपास की जो बम्पर प्रोडक्ट्स आई हैं, इसी तरह आईटी टेलीकॉम के अंदर और सयाहत टूरिज्म के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है अगर आप देखें तो इसमें किसको बेनिफिट हो रहा होता है? इनडायरेक्टली जो है वो कमा रहा होता है मालदार, और डायरेक्टली जो है वो एम्प्लॉयमेंट हो रही है। अच्छा चले, अब मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, देखें अभी अवाम जो है ना बहुत सीधी सादी अवाम है, उनको नहीं पता ये सारी टेक्निकल बातें, उनको ये पता है महंगाई हो रही है। तो आपको लग रहा है कि ये सब करने के बाद, या चाहे लग्जरी आइटम्स पे, लेट्स लॉन्ग टॉक अबाउट गरीब पर्सन, चाहे लग्जरी आइटम्स पे जो गरीब इंसान नहीं यूज करता, लेकिन फिर भी महंगाई हो रही है मुल्क में, आपको लग रहा है कि इस वजह से अवाम आपको वोट देगी दोबारा? देखें, आपके दो सवाल है, एक तो गरीबों के हवाले से और एक वोट के हवाले से ना। तो गरीबों का तो ये है कि जो गरीब इस वक्त किसी भी परेशानी में है, और उसके लिए आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी स्पीच भी सुनी होगी, उन्होंने खुद भी ये बात कही है कि मुझे पता है इस चीज का कि आवाम जो है इस वक्त बड़ी परेशान है, और उसके लिए उन्होंने कहा भी है कि 2022 से हम लोग जो है अराउंड मार्च तक उन्होंने कहा है कि ये चीजें कम होना शुरू हो जाएंगी। तो गरीबों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, दूसरा आपका सवाल था कि आवाम वोट क्यों देगी? तो देखें, डेफिनेटली आसिफ भाई, वोट पड़ेगा ही जब आप आवाम के अंदर जाएंगे, आवाम के पास जाएंगे वोट लेने के लिए, तो आपके जो पॉजिटिव चीज होगी उसको देख के ही आवाम आपको वोट करेगी। चले ठीक हो गया। जब आप जाएंगे, देखें मैं और पैनल में रियाज भाई को ऐड कर लूं। यूसुफ भाई वेट कीजिएगा प्लीज। रियाज खान साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज भाई बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आप रहनुमाई करेंगे। रियाज साहब, आज के मिनी बजट के ऊपर मैं क्या अब आपसे सवाल करूं, खुद ही बता दें सर, कैसे देख रहे हैं आज के बजट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ मलिक साहब, आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। देखें जी, जो मैं भी भाई की बातें सुन रहा था, मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई कि ये हमारे जो पीटीआई के भाई हैं, ये लोग कितना तसल्ली से और सुकून से झूठ बोलते हैं। उन्होंने जो चीजें गिनवाई हैं, क्या ये कोई और मुल्क के लोग आके लेंगे या ये पाकिस्तानी? अब आप मुझे बताएं, बैटरी गाड़ी या उससे मुंसलिक ये असल बात क्यों नहीं करते कि इन्होंने बेकरी की एशिया पर भी टैक्स लगा दिए हैं और बच्चों के दूध के ऊपर भी टैक्स लगा दिए हैं। ये चीजें बात करें। अच्छा, बड़ी खूबसूरती से वो बोल रहे थे कि चीनी को हमने 80 रुपए, पता नहीं कौन सी जगह पे बिक रहे हैं, ये तो मुझे आज तक नहीं पता लगा। मैं खुद भी जाके लेता हूँ, 100 से 110 रुपए आज भी मिल रही है। असल में इन्होंने ये जो मिनी बजट लेके आ रहे हैं, आप ये इससे पहले हम ये कहते थे कि महंगाई का पहाड़ लेके आ रहे हैं, मगर अब महंगाई का पहाड़ नहीं, ये एक जुल्म का पहाड़ लेके आ रहे हैं अवाम के लिए, और गला नहीं, ये गर्दन की तरफ से काट रहे हैं। और बड़ी मैं हैरान हूं इन लोगों के ऊपर कि कितनी खूबसूरती से इस किस्म की आगे बातें करते हैं। जुल्म है, मैं कहता हूं कि अवाम के साथ जुल्म है, पाकिस्तान के साथ जुल्म है। आज जो इन्होंने स्टेट बैंक का
जो ऑर्डिनेंस पास किया है, मैं इसको ऑर्डिनेंस कहूंगा, ये नहीं होता एक तरफा बात है। तो ये जो किया है इन्होंने तो IMF को बिल्कुल खुली छूट दे दी है। कौन नहीं जानता कि IMF जो है ये स्टेट बैंक का जो इस गवर्नर है ये IMF का है, दुनिया जानती है। आप इनके की बात सुन रहे हैं, उन्होंने चंद दिन पहले जब वो वजीर खजाना नहीं बने थे, मुशीर खजाना, तो उन्होंने क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा था इस हुकूमत ने इस पाकिस्तान की आवाम को तबाही की तरफ ला रहे हैं और इस मुल्क को तबाही की तरफ लेके आ रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर इनसे नहीं चल रहा मेरे भाई, तो भाईजान आप छोड़ दें और आवाम में जाएं। अभी इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि आवाम में जब जाएंगे तो फिर वोट की बात करेंगे। तो इन्हें इल्म है कि आवाम में तो हमने जाना ही नहीं है, क्योंकि आवाम में जाने के काबिल नहीं है। ये कभी बाजार जाके तो देखे तो सही कि आवाम क्या कह रही है, कभी गलियों में जाके देखे तो सही। ये मेरे भाई एक तरफ इनके वजीर मुशीर और मावन खुसूसी आज भी एक तरफ पाकिस्तान का झंडा, दूसरी तरफ अपने PTI का झंडा लगाकर, वजारत का झंडा लगाकर लोगों को ये दिखा रहे कि हम वजीर हैं। इन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह गिरवी रख दिया है, सिर्फ $1 अरब के शर्त के ऊपर आज इन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की आवाम की गर्दन काट दी है, गला नहीं। मैं समझता हूं कि हमारी जो ऑपोजिशन पे ये बात करते हैं, आज तक तो ये यही कहते रहे कि महंगाई इनकी वजह से। तो मैं समझता हूं कि जब अगर ये पहले तो इंशाल्लाह 5 साल पूरे नहीं करेंगे, अगर 5 साल पूरे करते हैं तब भी ये इसी तरह रोएंगे, लुट गए, तबाह हो गए। मैं आपकी तरफ वापस आता हूं रियाज भाई। नदीम मौलवी साहब ने ज्वाइन किया, हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं, अक्सर प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, बजट के हवाले से खासतौर पर इनसे गुफ्तगू भी रहती है। नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई बहुत शुक्रिया। आपको पता है इस तरह के प्रोग्राम्स में कोशिश करता हूं कि आप हमारे सीनियर पैनलिस्ट के तौर पे रहें हमारे साथ। नदीम भाई आ गया मिनी बजट फाइनली, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब भी थे, आप भी थे, और मुख्तलिफ एनालिस्ट पे बात कर चुके हैं पिछले 1 महीने में। फाइनली वो आ गया है, कैसे देख रहे हैं सर? जी जनाब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इट्स अ डिजास्टर। ओके, ठीक है। सेकंड इज बात उन्होंने शौकत तरीन साहब ने शुरुआत से की कि जनाब दुनिया भर में महंगाई है, तो अगर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन की आप बात करते हैं तो क्यों शोर शराबा कर दिया, इतनी बड़ी बात हवा क्यों मना रहे हैं? ठीक है, तो मैं आपके नॉलेज में ले आऊं और सुनने वाले देखने वालों को कि दुनिया भर के अंदर जो इस वक्त जो डाटा इकट्ठा हुआ है 3.2% इन्फ्लेशन थी सन 2020 में, और सन 2021 में जो फिगर्स आ रहे हैं वो 3.5%। तो अब आप देखते हैं इतनी महंगाई नहीं हुई है जितनी की शो की जा रही है दुनिया भर में, और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, चाहे तो कोई भी PTI के मेंबर इंटरनेट पे देख सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की इन्फ्लेशन कहाँ आ रही है, सिंगल डिजिट से डबल डिजिट पे आ रही है। ठीक है, अब डबल डिजिट इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं, शौकत तरीन साहब ने कहा कि जनाब आप महंगाई करते हैं, महंगाई का मसला ही नहीं है। तो दूसरी बात मैं बता दूं, कोविड-19 से 29,000 लोग मरे हैं, और मेल न्यूट्रिशन यानी 5 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाए बच्चे, 1,77,000 बच्चे मरे हैं इस साल मेल न्यूट्रिशन की वजह से, यानी 5 साल पूरे नहीं कर सके। और अगर ओवरऑल इमरान खान तो अक्सर ये बातें करते थे जी, वो तो बच्चों की ज़हनी नशोमा नहीं होती, वो तो बच्चे हमारे जवान नहीं हो पाते, दिमाग, वो इमरान खान साहब तो खुद इस पॉइंट पे इतना वो सीरियस है। अब देखिए बात के बच्चों से मोहब्बत हम भी करते हैं, सबके सब बच्चे वाले हैं। तो अब हम जो बात कर रहे हैं बच्चों की दूध की, ये बच्चों का जो दूध होता है कोई लग्जरी नहीं है, लेकिन नेसेसिटी है। साकिब निसार साहब ने खुद ने जब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 6 क्वालिटी के दूध हैं। ठीक है जी, 6 पूरे पाकिस्तान में, दूध के ऊपर भी काफी तो काफी हुई थी। मगर पाकिस्तान में अब जो लोग हैं, अवाम है, मजबूरी के तहत अपने बच्चों के लिए दूध लेने जाते हैं, और वो दूध भी अगर महंगा हो जाता है तो अगर ये फिगर्स आज इस साल हम देख रहे हैं 1,77,000 बच्चे मरे हैं मेल न्यूट्रिशन से, जो कि 5 साल अपने पूरे नहीं कर पाए। तो अब आप समझ लें कि कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर को शौकत तरीन साहब ने मजाक किया, या पता नहीं किस लहजे में उन्होंने कहा कि जनाब आप क्या बात करते हैं। ठीक है जी, फिर हम बात करते हैं कि जनाब के हाउ टू कंट्रोल द इकोनॉमी। बात करते हैं जी, हमारे पास मसला है कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में जो है ना, अगर ऊपर चले जाता है तो हम क्या करें? जनाब आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि कंजम्पशन जो है ना उसको कम कैसे करें।
कंजम्पशन कम करने के लिए आप ट्रांसपोर्ट का निजाम जो है अच्छा करें और गाड़ियां लोग खरीदने ना जाए। लोग गाड़ियां मजबूरी में खरीद रहे हैं, लग्जरी के तौर पे नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। मोटरसाइकिलें लोग क्योंकि ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं अच्छा बना सके तो लोगों की मजबूरी है गाड़ियां खरीदना। बिल्कुल ठीक हो गया। देखें ये सारी चीजें होती है इकोनॉमिस्ट का कहना। तो हम ये एक्सक्यूज पे एक्सक्यूज देते जाते हैं माजरत के साथ। मेरा पीटीआई से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक हूँ। बात हम करते हैं जब इकोनॉमिस्ट की बात आती है तो इकोनॉमिस्ट के मतलब ये होते हैं a person according to the resources who makes plan। ठीक है, ये नहीं कह सकता कि हम मजबूर थे, हमारे साथ ये मसला है, हमारे साथ वो मसला है, क्योंकि these are lame excuses। अब रहा सवाल महंगाई का। अब अगर आप बिजली की कीमतें देखें तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो जनाब अगर 12 रुपए यूनिट से 23 रुपए यूनिट पहुंच गए एवरेज एक पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि जनाब 2 रुपए यूनिट भी हम दे रहे हैं, मगर हकीकत के तरफ आए और देखिए कि एवरेज पाकिस्तानी जो है वो तकरीबन 20 रुपए पर यूनिट दे रहा है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखते हैं पी कार्स अलग होते हैं, अलग कार्स अलग होते हैं, फिर टैक्सेस लग जाते हैं, तो ओवरऑल घर पे रहना भी बिजली के बगैर तो रह नहीं सकते। फिर उसके बाद हम यही आते हैं कि जी हम किस तरह से उसको हम टैक्सेस पे टैक्सेस लगाते हैं। फिर आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने और इमरान खान साहब ने भी कहा था कि हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है, बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाएं, कंप्यूटर्स दें, लैपटॉप दें। आज वो लैपटॉप को महंगा कर रहे हैं, कंप्यूटर्स को महंगा कर रहे हैं, तो चीजों को पहुंच से दूर कर रहे हैं। ठीक हो गया। नदीम भाई ब्रेक की तरफ बढ़ना है, प्लीज थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। नाज़रीन मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं, छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद यहीं से आगाज करेंगे। मजीद मेहमान भी हो सकते हैं, हमें ज्वाइन करें, हम कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं, मौजूद मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। दौराने स्पीच कह लीजिए, जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे हमारे वजीर, तो उन्होंने कहा जी कि अफवाहें ये फैलाई गई कि टैक्स दहिंदगान मजीद टैक्स नहीं जो है वो लगेगा उनके ऊपर, जितने भी जो टैक्स पे नहीं करते उनके ऊपर। खाद पर टैक्स नहीं लगने दिया, सरमा के आलात पर भी टैक्स नहीं लगाया और पुराने कपड़ों पर भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी, तो ये एक तो वो है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी जो टैक्स लिया गया है 343 अरब में से वो भी रिफंड किया जाएगा। नदीम भाई जरा ये टैक्स के मामले पे जरा बात कीजिएगा कि टैक्स के हवाले से क्या किया गया इस बजट में। देखिए इस बजट में इन्होंने मेजर चीजें, जो मेजर जो सेक्टर्स हैं जो कि पब्लिक से जो आपका टैक्स वसूल करते हैं उनके ऊपर फोकस ज्यादा दिया है। ठीक है जी। और खास तौर पे अगर हम बात करते हैं दवाइयों की भी बात करते हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर की बात की, दवाइयों की बात की, इमरान खान साहब खुद अपनी पॉलिसी एक जगह बड़ी अच्छी बताते हैं, मगर दूसरी जानिब आम आवाम को मजबूर कर देते हैं सोचने के लिए वो क्या है। एक जगह वो कहते हैं जी मैं गरीब लोगों के लिए सेहत का बाकायदा कार्ड इशू कर रहा हूँ। बिल्कुल। दूसरी जगह बीमारियां जो है ना, छोटी मोटी बीमारियां, आपको पता है नजला, जुकाम, बुखार बीमारी, बुढ़ापे में ब्लड प्रेशर, बहुत सी बीमारियां होती हैं ओपीडी की, जिसके लिए दवाइयां लेने जाते हैं तो बहुत महंगी हो रही है। ठीक है। और ये अगर उनके रॉ मटेरियल महंगा होगा तो मुझे खुद बताइए कि दवाइयां सस्ती कैसे हो सकती है। ठीक हो गया। ठीक है। फिर दूसरी जानिब उन्होंने कहा जनाब ये जो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं जनाब हम उनको रिफंड जो है एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। जनाब मुझे ये बताइए, आपको भी इस टैक्स का निजाम का पता है और आवाम को भी पता है, रिफंड तो दूर की बात है, अगर आप एडजस्ट का भी कहेंगे ना तो आपके पास कोई ना कोई लेटर आएगा आपको बुलाने के लिए। ठीक है जी। और हर आदमी चाहता है जनाब कि इस साल मैं अपना टारगेट ज्यादा दिखाऊं ताकि मेरी जो है ना ऊपर जरा इस्लामाबाद में एक से हो जाए। ये एफबीआर का आगे का कस्टम का एक नहीं होता। ठीक हो गया। तो जनाब ये जो एक्सपोर्टर्स होते हैं जनाब ये अगर अपने पैसे अटका के रखेंगे तो किस तरह से आगे जाके इनको वैसे ही फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ रही है। नदीम भाई मैं आपकी तरफ बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है नदीम भाई, मैं आपकी तरफ एक और पॉइंट लेकर भी वापस आता हूँ। रियाज भाई हमारे साथ हैं, अभी भी यूसुफ भाई ने ज्वाइन कर लिया। यूसुफ भाई मैं आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन एक पॉइंट पहले मैं रियाज भाई से जरा क्लियर करवाऊंगा। रियाज भाई, वजीर खजाना साहब ने फरमाया कि 2 अरब रुपए जो है वो इजाफी टैक्स लग रहा है, 347 में से 2 अरब ऐसा जो इजाफी टैक्स लग रहा है जिसका ताल्लुक गरीब से होगा और जिसके लिए उन्होंने कहा जी कि सिर्फ 4-5 चीजें जो है महंगी होंगी। उन्होंने ये भी कहा जी कि टैक्स जो दे रहे हैं ऑलरेडी उन पे मजीद टैक्स नहीं लग रहा। जो 2 अरब टैक्स है अगर वो लग भी जाएगा पूरी आवाम पे तो उससे क्या कोई तूफान आ जाएगा।
क्या हो जाएगा उससे, इतना तूफान क्या आ जाएगा? तो इसको कैसे देखते हैं सर आप? ये 2 अरब के इजाफी टैक्स को तो कह रहे हैं, इतना बड़ा तूफान तो आ ही नहीं सकता इससे। देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी नदीम साहब ने, क्योंकि ना तो उनका कुछ सियासत से ताल्लुक है और ना वो किसी पार्टी से, हमेशा से बड़ी न्यूट्रल बात, उन्होंने बड़ी तफसील से सारी बातें आपको बताई हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये 2 अरब जो लगाए, ये 2 अरब जो कह रहे हैं, तो 343 अरब क्या लगाया है। आप ये देखिए, 343 अरब का जो इन्होंने टैक्स लगाया है, क्या इसमें जहाज के ऊपर लगाया है? क्या मुझे बताएं, क्या आसमान पर प्लॉट खरीदने के लिए लगाया? अच्छा। ये अवाम के लिए लगाया ना, अवाम ही खरीदेगी ना। क्या आप ये मुझे बताएं कि अवाम को ये दूध जो बच्चों का महंगा हुआ है, तो क्या ये सिर्फ सादी हैसियत लोग लेंगे या आम लोगों के, गरीब बच्चों के भी दूध पीते हैं? ठीक है, बेकरी के ऊपर जो टैक्स लगाया है, बेकरी की अशिया के ऊपर, और अभी आप 2 दिन के बाद देखिएगा कि जरूरती अशिया के ऊपर किस कदर महंगाई के ऊपर, यानी डबल से डबल कीमत जाने वाली है। आप ये देखिएगा, आप ये इनकी बातों पे मत जाए। यही शौकत तरीन साहब ने, आपने जब ये मुशीर खजाना नहीं बने थे, 2 दिन पहले एक प्रोग्राम में कहा है कि इस हुकूमत ने तबाही मचा दी है महंगाई पर और मईशत की तबाही कर दी है, और आज अगर वो बन गए हैं वजीर खजाना, तो आज वो अपना बयान बदल रहे हैं। तो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि ये सीटें बचा रहे हैं, सीटों में ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को जो दीवार से लगा रहे हैं, और अवाम का इस वक्त जीना हराम कर दिया है। एक वक्त की रोटी अवाम को नहीं मिल रही। दिन रात मेहनत करने के बाद मजदूर जब घर आता है तो वो सोचता है कि मैं क्या लेके जाऊं, मैं आटा लेके जाऊं, चीनी लेके जाऊं, या बच्चे के लिए दूध, या माँ बाप जो बूढ़े हैं उनके लिए दवाई। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा कि ये लोग नाकाम हो चुके हैं और ये अपनी नाकामी को तस्लीम करें। अभी जैसे नदीम साहब ने बात की कि देखें, इन्होंने लैपटॉप महंगा कर दिया। नवाज शरीफ ने लैपटॉप नौजवानों को दिया था कि वो सलाहियतें अपनी बेरुकार लाए और आगे बढ़े, और इन्होंने वो लैपटॉप भी छीन लिया। अब आप मुझे बताएं कि नौजवानों तो बीडीए कहते हैं इस तरह की स्कीम लाया करते थे, छीना जाए और बुजुर्गों से दवाइयां छीनी जाए, तो आखिरकार ये अवाम कहाँ जाएगी? ये पाकिस्तान की अवाम। चले ठीक हो भाई, वो तो पीटीआई की तरफ से हमेशा जब इन स्कीम्स की बात करते हैं, जो माजी में आती थी, कहते तो करप्शन के जरिए होते थे। इस तरह तो करप्शन की जाती थी, कभी लैपटॉप में, कभी गाड़ियों में, कभी किसी तरह से, कभी पुल बनाकर, कभी मोटरवे बनाकर। ये उनका खैर मानना है। यूसुफ भाई आपकी तरफ आऊंगा। यूसुफ भाई हैं हमारे साथ? जी 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 यूसुफ भाई, अब सुना आपने नदीम भाई का एक जनरल पर्सपेक्टिव आपने सुन लिया। चलें मान लिया कि रियाज साहब तो एक कॉम्पिटिटर हैं, नदीम भाई ने बड़ी जनरल बातें की हैं और कहा कि ये बड़ा आपके अपने अगेंस्ट बड़ा गलत हो जाएगा। कैसे देखते हैं सर? देखें आसिफ भाई, नदीम भाई ने काफी हद तक जो बातें की हैं उनसे मैं एग्री करता हूं। मैं तो कह ही नहीं रहा हूं ना कि महंगाई नहीं बढ़ी या ये सारी चीजें जो है, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाद में पहले पाकिस्तान का शहरी हूँ, ठीक है। अच्छा, इन्होंने रियाज साहब जो है PMLN से इन्होंने कहा कि जी बच्चों की अमवात जो है वो सिंध, अब मैं आपको बताऊं वो सिंध में ज्यादा हुई हैं। अच्छा, कोरोना और ऑयल प्राइस जो है मार्केट इंटरनेशनल की, उसने काफी इफेक्ट किया। अच्छा, दूसरा इन्होंने ये कहा कि जी हम जो है ना वो मतलब अवाम में जाएंगे, अवाम 2023 से पहले हमें हटा देगी। तो आप PDM की सूरत में आए ना लेके अवाम को सड़कों पे, वो आ तो रहे हैं अभी मार्च में होने जा रहा है। आसिफ भाई चले, आपने खुद ही ये बात कर दी। अभी कितना बड़ा मजाक है कि अवाम जो है वो दिसंबर 2021 में बकौल इनके मर रही है और ये मार्च 2022 में जाके सर्दी ज्यादा है ना सर, सर्दी गुजर जाए उसके बाद। मैं आपको बताऊं देखें अवाम से इनका ताल्लुक कितना है। वजीर आजम इमरान खान साहब ने आज एक पॉलिसी दी है कि जी गैस एक्सप्लोरेशन के जो लाइसेंस है ना उसको ज्यादा से ज्यादा तादाद में फौरी तौर पे इशू करें, ताकि ये जो गैस का बहरान हम जो फेस कर रहे हैं अभी वो भी अगले साल के लिए खत्म हो। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो है उसका अवाम की महंगाई के साथ कितना ताल्लुक है, इसका आप थोड़ा अंदाजा लगाएं। ये कह रहे हैं मार्च 2023 में हम जाके जो है ना वो इस्लामाबाद में धरना देंगे। सर्दी है ना अभी, सर्दी में कौन अवाम को क्यों ख्वार करवाएगा? ये मेरा ज़ाती राय है मेरी। सर्दी, मुझे ये बताएं कि सर्दी है या गर्मी का मौसम है, इनकी अवाम से हमदर्दी है या इनकी अपने आप से? मुझे अच्छा इनका मैं बताऊं,
जनरल जिनाली के घर का लोहा बांधने वाले नवाज शरीफ साहब, जनरल जियाउल-हक का जूता पालिश करने वाले, मुशर्रफ से मायदा करके भागने वाले, अपने लिए एक अच्छा अस्पताल ना बना सके, पाकिस्तान में इनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और लंदन में जाते हैं तो बढ़ जाते हैं। फिर इसके बाद कन्वेक्टेड सुप्रीम कोर्ट का मुजरिम जो है वहां आप देखें घूम फिर किस तरह रहा है। और जब इन पे जब इक्तदार की होश होती है तो मरियम सफदर भी मरियम नवाज बन जाती है। इसी तरह आप पीपल्स पार्टी में देखें तो आसिफ जरदारी साहब नैब में आते हैं तो व्हील चेयर पे आ रहे होते हैं। अभी उन्होंने कहा जी लाहौर में मैं खीमे लगा रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद भुट्टो खानदान की शहादतें गिनवा के ये आज तक और सिंध कार्ड खेल खेल के मुझे बताएं भुट्टो के खानदान से कौन वारिस है जो इस वक्त हुकूमत में पीपल्स पार्टी की। ये तो सारे ये लोग बेनिफिट ले रहे हैं और जहां जरूरत पड़ती है तो बिलावल जरदारी जो है वो भी बिलावल भुट्टो बन जाता है। ये अवाम के साथ सिंसियर कहां पर है? ये मार्च में मसला ये है कि देखिए आप लोग जो हैं वो थर्ड बड़ी जमात बनकर आए थे। 2 जमातें तो थी पहले से, ये तो ऑलरेडी थी। आप एक बड़ी जमात लाए थे तब्दीली का नारा लेकर ना कि तब्दील कुछ होने वाला है, तो फिर वो तब्दीली कहाँ है? मैं तो ये आसिफ भाई तब्दीली अगर ना आ रही होती या लोगों को समझ ना आ रही होती, देखें एक सिंपल सा फार्मूला है फाइनेंस का कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रिटर्न देने में आपको टाइम लेता है, ठीक है ना। अच्छा, एक पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बड़ी मुश्किल से एस्टेब्लिश हुआ है। उस डेमोक्रेटिक सिस्टम के मुताबिक 2023 तक इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम जो है वो है, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री लीडर। अब आप उनको 2023 देखें ना, इनके लिए तो बहुत इजी हो जाएगा कि 2023 तक अगर इमरान खान नाकाम होते रहे इसी तरह जिस तरह ये बता रहे हैं तो फिर आपके लिए तो मसला ही खत्म हो गया। आवाम ने तो सीधा सीधा वोट आपको दे देना है, तो आप 2023 तक क्यों नहीं? पहला सवाल ही आपसे यही था कि इसका डायरेक्ट बेनिफिट तो उनको जाएगा, आप तो हार जाएंगे इस तरह। ये मैं भी तो यही महंगाई आपको ले डूबेगी और क्या कुछ। मैं भी तो यही अर्ज कर रहा हूँ कि 2023 में अगर इमरान खान साहब ने कुछ डिलीवर नहीं किया होगा तो पीटीआई क्या मुंह लेके जाएगी अवाम में? इनको किस चीज का डर है? आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, आपको लग रहा है आप सही कर रहे हैं, 2 साल हैं आपके पास। चलें ठीक हो गया। मुझे सरदार नजाकत साहब ने ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नजाकत भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नजाकत भाई कैसे हैं? खैरियत से? सर मिनी बजट पे आज ऑलरेडी बहुत हंगामाराई हो चुकी है, पूरा सिलसिला आपके सामने। तो अभी आप गुफ्तगू सुन भी रहे होंगे यूसुफ साहब की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे। आप कैसे देखते हैं सर आज के बजट को? पीपल्स पार्टी कैसे देखती है इसको? देखिए, एक तो मैं ये जो साहब बात कर रहे थे, मैं तो इनको जानता नहीं हूँ ये कौन है, लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इनकी मेंटालिटी देखें कि पाकिस्तान के मसाइल देखें, लेकिन ये बात किस पे कर रहे हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों है और मियां नवाज शरीफ तो बता रहे हैं ना कि उनका होना नवाज क्यों है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि किस तरह की मेंटालिटी के लोग ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर मसल्लत हो चुके हैं। तो दूसरी बात मैं जो आपके सवाल की तरफ आऊंगा, देखें आज जिस तरह पाकिस्तान के लोगों के साथ जो आईसीयू में पड़े हुए लोग थे उनसे मेरे ख्याल में जिस तरह उनका वेंट उतारने की कोशिश की गई है, मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोग जिस क्राइसिस में, जिस क्रिटिकल कंडीशन में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, मेरे ख्याल में एक ऐसे शख्स को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया गया कि जिसकी काउंसलर बनने की कैपेसिटी नहीं थी इमरान खान को, तो जाहिर है उसने मुल्क का यही हाल करना था। आज वो इदारे, वो कंधे भी परेशान होते होंगे जिन्होंने इमरान खान को फैसिलिटेट करके पाकिस्तान के इक्तदार के ऊपर मुसल्लत किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की तारीख का बेहतरीन दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान के लोगों को जिस अजियत से गुजारा जा रहा है, मेरे ख्याल में ये वोट की बात कर रहे हैं आप, इनको मेरे ख्याल में इमरान खान को शर्म और गैरत है कि जिस तरह के नारे लगा के इमरान खान पाकिस्तान के इक्तदार में आए थे, आज कराची से लेके खैबर तक कोई ऐसा घर है जिसमें गैस आ रही है? आज इनका मसला है कोई इस तरह? जो आपको याद होगा कि $100 पे डॉलर ट्रेड कर रहा होता था तो इमरान खान कहते थे कि जब $1 बढ़ता है तो उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोर होता है। तो आज इमरान खान 180 और 85 के दरमियान डॉलर ट्रेड कर रहा है। तो आज किसी को शर्म और गैरत है? आज इनसे पूछें पीटीआई के दोस्तों को से कि कौन चोर है इस मुल्क के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है सवाए इसके के बदजुबानी करने के, सवाए इसके के जी मुख्तलिफ किस्म की बदतमीजियां करने के या दूसरे लोगों को की जाती जिंदगी में जातियात के ऊपर आने के। इनके पास कोई जवाब नहीं है। दवाइयों की कीमत देख लें, रोजमर्रा जिंदगी की जो एशिया थी वो आप देख लें कि पाकिस्तान के लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। लेकिन इनकी स्टेटमेंट सुन लें कि इनकी स्टेटमेंट किस तरह। ज़ाकिर भाई अब जरा बात कीजिएगा, अब जिस तरह के इलेक्शन आने वाले हैं, अब ये इलेक्शन, अभी तो खैर एक और बजट भी आएगा जो जून जुलाई में आएगा, उससे पहले एक मिनी बजट आ गया मिड ऑफ द फिस्कल ईयर आप यूं कह लें। अब
आपको क्या लग रहा है कि ये खुद आप जिस आपने बातें की हैं, ऑफ कोर्स उनसे मैंने यही सवाल पूछा था कि क्या ये पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, इस तरह के डिसीजन, इस तरह की चीजें वो खुद अपने आप को खत्म नहीं कर रहे, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं हमें तो पता है हम क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज आपको बताऊं कि पूरी दुनिया इमरान खान को ट्रस्ट नहीं कर रही। ठीक है, पूरी दुनिया को पता है फेक प्राइम मिनिस्टर है, झूठा प्राइम मिनिस्टर है। 2018 ये इलेक्शंस में जाके पता चलेगा या पहले पता चलेगा? प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा। उसमें ना के सिर्फ आप मुझे ये बताएं कि सिर्फ ना के सिर्फ पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल लेवल या पाकिस्तान के लोग नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आज अमेरिकन प्रेसिडेंट को बने हुए कितना अर्सा हो गया। इमरान खान जैसे आदमी से बात करना वो पसंद नहीं करते, इसलिए कि उनको पता है कि सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर है, इसको हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविल वो तो ये कहते हैं हम भी करना पसंद नहीं करते, कंधा देके हमने भी एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया उनको तो पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये एक नेक्सस की सूरत में जो उस वक्त की जो जुडिशरी थी, साथ में निसार साहब की जो जुडिशरी थी, फिर पाकिस्तान के जो बाकी इदारे हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कंधा प्रोवाइड करके इमरान खान को इख्तिदार में लेके आए। उनको पूरी दुनिया को पता है, इसलिए वो ट्रस्ट नहीं कर रहे। आज कोई यूरोपीय यूनियन का डेलीगेशन मुझे बता दे, आज अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ वो कहते हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये मिस कॉल देते हैं और वो कॉल नहीं करता, उसको पता है, उनको पता है, उनको सर वो तो इन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया ना सर, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया ना, वो कहते हैं इस वजह से अब वो तो बात डिफरेंट हो गई ना, तो हमने आगे से खड़े होकर दिखाया जी हमने बस बहुत। इनसे पूछता कौन है, मुझे सिर्फ ये बता दें इनसे पूछता कौन है जो इनको पैसे इनिशियली मिले भी हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट हुआ है, वो तो हमारे आर्मी चीफ ने लेके दिया है। अच्छा। इमरान खान को बाहर की दुनिया के लोग प्राइम मिनिस्टर मानते ही नहीं है। अच्छा। एक मुझे बता दें कोई डेलीगेशन आया हो, कोई दुनिया के कोई इन्वेस्टर आए हो, कोई आपको याद होगा कि इमरान खान कहते थे कि पूरी दुनिया से लोग नौकरियां करने पाकिस्तान आएंगे। बिल्कुल यही पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था इमरान खान ने लोगों को, जिस पाकिस्तान के अंदर लोग मर रहे हैं। आप ईमानदारी से मुझे बता दें कि आपके घर में गैस एक और पॉइंट है नजाकत भाई, एक और पॉइंट है, टाइम भी कम है, एक और पॉइंट ये है कि वो कहते हैं अभी तो हमारी पहली बारी है, एक तो पहली बारी ऊपर से भी सिर्फ 3 साल हुए और हम पे इतनी चीजें शुरू हो जाती हैं। अक्सर लीडर मुझे ये बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि वैलिड ये पॉइंट एटलीस्ट वैलिड है कि चले? मेरे भाई अगर ये इलेक्शन कैंपेन के अंदर जाएंगे ना, इनको वो जूते पड़ेंगे कि इनको मेरे ख्याल में इनको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान के बाशऊर लोग क्या किस तरह का रिएक्ट करते हैं। इनको तो मेरे ख्याल में हेलमेट पहन के अवाम के अंदर जाना पड़ेगा। इमरान खान समेत कोई ओपन प्रोग्राम तो करके दिखाए। अच्छा ठीक हो गया जी नदीम भाई अगर आप सुन रहे हैं जी नदीम भाई कैसे वाइंड अप करेंगे, प्लीज जरा वाइंड अप कीजिएगा जी। मैं ओवरऑल क्या होगा आगे, करूंगा कि क्या होने जा रहा है? मैं इस तरह से वाइंड अप करूंगा। देखिए जो इमरान खान ने अपने पूरे टेन्योर में जो सबसे अच्छा काम किया वो था डैम बनाना, जिसके रिजल्ट जो है आइंदा 10 सालों में आएंगे और आपकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक हो गया। और सबसे बुरा काम जो इमरान खान साहब के साथ हुआ है अनफॉर्चुनेटली वो है कि उनको आज तक कोई अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मिला। इमरान खान साहब की कामयाबी और नाकामी दोनों मैंने बता दिए। कामयाबी यह है कि आइंदा 10 सालों में इमरान खान को याद रखेंगे लोग जब डैम बन चुका होगा। मगर मौजूदा पोजीशन में हालात को मेंटेन करने के लिए अच्छा इकोनॉमिस्ट होता तो आज महंगाई भी कम होती और इमरान खान कुड हैव achieved another 5 years. Could have. Let's see whether it's going to be could have or he will. अभी नहीं, इस हालात में नहीं, not with this finance minister. ठीक है, अंडरस्टैंड। इस फाइनेंस मिनिस्टर और हफीज शेख ने जितना नुकसान पहुंचाया है, मेरे ख्याल से इमरान खान के अपने वोटर्स भी वोट नहीं देंगे। लेट्स सी ना। अब देखें, यूसुफ भाई कुछ और बात कर रहे थे, नहीं भाई ऑफ कोर्स न्यूट्रल तज्जिया करते हैं। बहुत शुक्रिया रियाज भाई आपका भी, और नजाकत भाई बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के आखिर में आके पूरा एक तसल्ली से गुफ्तगू की। नाज़रीन लेट्स सी क्या होता है, बट वट एवर इट्स हैपनिंग इट्स नॉट गुड। ऑफ कोर्स गरीब आवाम, चलें ये बात ठीक है कि गरीब आवाम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन आप बाकी चीजें गरीब आवाम से दूर करते जा रहे हैं। उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, उनका भी हक है कि वो अच्छी जिंदगी गुजारें, वो भी लोअर मिडिल क्लास में आए, मिडिल क्लास आगे तरक्की करे, सारी जिंदगी उसी में नहीं रहना है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में बदलने की जरूरत है। लेट्स सी, फिर वही बात कि पहली बारी है और 3 साल हुए जी। देखिए 3 महीने से मुझे याद आ गया वो 100 डेज प्लान पीटीआई का, बट खैर उस पर भी नहीं जाते। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।